की 12 क्लास का प्रथम अध्याय है भारत का वैभव पुरातत्व। इसके मैं आज आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये देख सकते हो अल-मसूदी कौन था और ये वेदांत वगैरह जितने भी है ना, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव अबसद वाले भी हैं और वन लाइनर भी हैं। ये दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं ना, वो है छोटे छोटे। अंकुरवाट के स्मारक किस देश में है? नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? और पूरा डिटेल से ये सब मैं आपको करवाऊंगी। एक और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी साहित्यिक स्त्रोत, जिसके अंदर धार्मिक साहित्य आएंगे, धर्मेत्र साहित्य क्या होते हैं, वंशावलियाँ क्या होती है, इसका अर्थ भी समझाऊंगी। बाकी ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं, जो आरएस मैन दे रहे हैं, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड की, और जिसके यूजीसी नेट में भी हिस्ट्री है, स्कूल व्याख्याता दे रहा है। ये सब प्रश्न उत्तर आपको आरएस मैन राइटिंग में तो और भी इम्पोर्टेंट है ये सब। अब ये बड़े बड़े प्रश्न भी हैं इसके अंदर, तो आपको तो मैं छोटे छोटे वन लाइनर और अब बस ABCD वाले ही प्रश्न दे दूंगी आज। और क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न कितने रिपीट हुए वो देख लेना, आपने एग्जाम तो दिया ही होगा एक दो तो, या पूर्व एग्जाम के प्रश्न देखे ही होंगे पेपर। स्कूल व्याख्याता अगर दे रहे हो ना, तो उसको आपको पता है 12वीं क्लास की जो RBSE पहले ओल्ड चलती थी, उसके अंदर तीनों टॉपिक है, यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, तिब्बती वृत्तांत। ये देख सकती हो, यूनानी साहित्य, और चीनी विवरण, और ये है तिब्बती। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आप इसको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ लेना या नोट्स बना लेना। पाषाण काल है अगर आपके, तो देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, नव पाषाणकालीन कायथा, एरन वगैरह, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, सब पढ़ा दिया मैंने। अगर RS मैन का दे रहे हैं तो आप देखो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर की विशेषता क्या क्या थी, नगर नियोजन की। तो इसके अंदर में देखो व्यवस्थित सड़कें व गलियाँ थी, नियोजन, जल निस्तारण पद्धति, व्यवस्थित आवासीय भवन थे, विशाल स्नानागार, ये मैंने भी आपको वीडियो में बताया है, और विशाल जलाशय और स्टेडियम के साक्षी कहाँ मिले थे, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वहाँ मैंने नोट्स दिए हैं आपको कुछ तो। और ये है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चंदुड़ो का, कालीबंगा, और ये सब आप देख सकते हो। इस लोगों के धार्मिक जीवन क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये धार्मिक जीवन है। ये एनसीईआरटी में दी हुए है ना, आंसर राइटिंग वो है सभी। और ये जो विदुषी महिला थी वैदिक सभ्यता में, वो भी मैंने वीडियो पूरा दिया। और विज्ञान वगैरह देखना हो तो ये भी देख सकते हो, खगोल। प्राचीन भारतीय इतिहास में जैसे कि लिखा हुआ था विज्ञान, कला और साहित्य, ये फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता का टॉपिक है, इसलिए देख सकते हो। अब विज्ञान आ गया है, कला बता दिया है मैंने, स्थापत्य कला भी बता दिया है, और ये सब आया। अब उसके बाद हम देखेंगे 16 महाजनपद जो इसके अंदर दिए हुए ना, ये सब 16 महाजनपद इसकी राजधानी है जो मैप से हैं। यहाँ मैं आपको और भी बता दूंगी, इंपॉर्टेंट होंगे वो। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न। तो भारत का वैभवपूर्ण जो प्रश्न मैंने कहा, अब ABCD वाले हैं। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारत माता वेद जब मैंने पढ़ाई थी वहाँ बताया था आपको अथर्ववेद में क्या कहा गया है। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मिडास ऑफ गोल्ड के पुस्तक है अल-मसूदी। कौन है? अल-मसूदी। और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो ये सब प्रश्न आए हुए हैं अगर आपने पूरे एग्जाम प्रश्न दिए हो तो ये हुई थी 57 में। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 में, और शंख संवत की हुई थी 78 में। याद रखना आप। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो हमें पता है वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प और पैर, छंद है ना, सब थे वो। तो इसके अंदर सूत्र है ना, ये सूत्र साहित्य अलग होते हैं, जिसके अंदर मैंने कहा धर्म साहित्य है, धर्मेतर साहित्य, धर्म साहित्य है, आप स्तंभ सूत्र हैं, और बौद्धायन धर्म सूत्र है ना, वो धर्म सूत्र अलग होते हैं, जिसका कार्यकाल 350 से 600 तक था, शायद इतना ही कोई कार्यकाल था। और ये सूत्र लिखा हुआ देखो आंसर भी। प्राचीन भारत में नौका शास्त्र में ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम। तो ये नौका शास्त्र है ना, उसका नौकाओं के प्रकार का वर्णन है उसके अंदर। और ये पुस्तक किसकी थी? राजा भोज की पुस्तक थी। और युक्ति कल्पतरु ये नाम की जो लेखक है ना, एनसीईआरटी का पहला ही पार्ट है, उसी के अंदर पहले 2 या दूसरे पेज में ही दिया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना पूरा लेसन। उत्तर ऋग्वेदिक कार्यों को भौगोलिक क्षेत्र क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का, तो ऋग्वेदिक आर्य थे ना, उसका भौगोलिक क्षेत्र सप्त सैंधव था। और उत्तर वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान या भौगोलिक क्षेत्र था वो गंगा दोआब क्षेत्र था, याद रखना। और उसके बाद ये पूरे भारत में फैल गई। जब मैंने आर्यों की आने के प्रकार, आर्यों की रहने, निवास स्थान सब बताया ना, वीडियो मैंने वैदिक सभ्यता पूरी पढ़ाई है। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये धौलावीरा मिले थे स्टेडियम के। और महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहते हैं? तो संतागार कहते, संतागार।
देखना, महाजनपद काल की जो बैठ सभा थी ना उसे संतागार कहते हैं, लेकिन याद रखना वैदिक सभ्यता में सभा और समिति होती है, वहाँ होती है बैठ के वगैरह होती थी ना, जबकि ये महाजनपद काल में है। याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाते हैं एग्जाम में। और यह भी मेरा है ना आज तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी बना रही हूँ क्योंकि कल भी नहीं बनाया मैंने। आज मेरा आवाज़ बिल्कुल निकल भी नहीं रही है, फिर भी सोचती हूँ कि कल नहीं हुआ तो आज ये एनसीईआरटी का ही पार्ट दे दूँ मैं। नोट्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि मैंने बताया आपको कहाँ तक छोड़ दिया है। मौर्य काल पूरा हो गया, हमारा चल रहा था ना मगध का उत्कर्ष काल, वहाँ से मैंने आपको आर्यक वंश पढ़वा लिया, शिशुनाग वंश भी पढ़ा लिया, ईरान और इराक और यूनानी जो आक्रमण हुए थे वो भी पढ़ा लिया, घनानंद भी पढ़ा लिया है, और मौर्य वंश भी अब शासकों का पूरा वर्णन मैंने दे दिया है। अब हमारा है मौर्य उत्तर काल, जिसके अंदर शुंग है, शक है ना, महाक्षत्रप है, सातवाहन है, वो उसका स्टार्ट करना है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए तो स्टार्ट कर दूँ। क्रम से चल रहे हैं मगध के उत्कर्ष काल में प्राचीन भारतीय इतिहास का। लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किन पुरातत्ववेदा ने प्रारंभ किया था, तो ये थे वी.एस. वाणकर। याद रखना, ये परीक्षा में ये भी आया हुआ है, मैं अगर पूरे एग्जाम के प्रश्न दिखा दूँ तो सब आए हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार किन किन देशों में हुआ था, तो ये लिखा हुआ है हमारे लेसन में। कंबोडिया है, जावा, सुमात्रा, मलाया, श्याम और चंपा और बर्मा और लंका है ना, ये सब हुआ था यहाँ। अंकोर वाट के स्मारक किस देश में स्थित है, अंकोर वाट, तो ये कंबोडिया में। नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नवपाषाण युग में मानव पहले पत्थरों का उपयोग करता था, अब क्या है, पत्थरों के उपकरणों की सहायता से कृषि और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। नवपाषाण काल पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। पहले मानव ने नवपाषाण से पूर्व उन्होंने स्थायी आवास तो बना लिए थे, लेकिन कृषि और पशुपालन नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। पहिए का आविष्कार भी हो गया था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार तो पहले हो गया था, लेकिन स्थायी प्रमाण हम नवपाषाण काल से ही मानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को लोग किस धातु से जानते हैं, परिचित थे, तांबे की धातु से। सिंधु सभ्यता के अधिकांश लेख किस में मिलते हैं, तो लेख मोहरों पे मिलते हैं, ये परीक्षा में आया हुआ है। अन्य ग्रंथों को किस विषय में प्रतिपादित किया गया, तो संहिता को प्रतिपादित किया, वेद की संहिता कहते हैं अन्य ग्रंथों को। त्रिपिटक जब मैंने बताया ना आपको, आर्यक वंश पढ़ाया था, आर्यक वंश जो प्राचीन भारतीय इतिहास का पितृहंता वंश था, आर्यक वंश। आर्यक वंश का था अजातशत्रु, पहले था बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। उसके समय में बौद्ध सभ्यता हुई थी प्रथम, और उसी समय में ये बौद्ध धर्म है ना, दो पिटकों में बट गया था, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके अलग अलग संस्थापक थे, अगर नहीं देखा हो तो मेरा वीडियो देख लेना, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया है। ये जो मगध का उत्कर्ष काल है ना, उसके अंदर पूरी डिटेल ये आ जाएगी। 10 राजयुग पूरा का पूरा पढ़ा लिया, पूरा पाषाण काल में पढ़ाया था मैंने। और ये 10 राजयुग भारत के 10 जन और राजा सुदास, 10 जन राजाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। सुदास ने प्रधानमंत्री कौन था, विश्वामित्र था। वो 5 जन जानियों का, 5 जन जातियाँ है ना, उसको आर्य वगैरह बताते हैं, और उसको शुद्ध करने के लिए वो कुछ कार्य भी करते। मैंने पूरा समझाया हुआ है मैप से। और 5 जन कौन कौन से 5 जातियाँ ना, 5 जन जातियाँ जो प्राचीन काल में थी, तो इसे कहते हैं यदु, अणु, तुर्वस, पुरु और धुआ। ये यूजीसी नेट में पूछा था कि 5 जन जातियाँ कौन कौन सी हैं। 3 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताओ, तो ये है ना 3 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐतरेय है, कौशिक है और शतपथ है। जब मैंने वेद पढ़ाया, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए ना, ब्राह्मण ग्रंथ पूरे के पूरे, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको, ये है ना ऐतरेय और कौशिक की ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के। और यजुर्वेद का है ब्राह्मण ग्रंथ है, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, और ऐतरेय भी यजुर्वेद का ही है। उसके बाद हम देखेंगे अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो है गोपथ है, याद रखना गोपथ है। प्राचीन भारत में गणित के क्षेत्र में योगदान करने वाले 2 विद्वान, तो भास्कराचार्य तो थे ही, बोधायन जिन्होंने शुल्ब सूत्र यानी कि रेखा गणित और ज्योतिष गणित की भारत में शुरुआत इन्हीं को मानते हैं। उसी समय से ये सिद्धांत दिए थे इन्होंने। शुल्ब सूत्र है ना, ये इन्हीं का ही था, 2 धर्म सूत्र का भाग था। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कणवाद, तो कणवाद में संगठक तत्व का गुण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कणाद ने दिए थे। अब मैं 16 संस्कार वगैरह ये सब हम देखेंगे, तो मेरा तो आवाज़ नहीं निकल रही है, अब मैं क्या करूँ। फिर भी आप सबको ये PDF तो दे दूँ NCERT की, है ना। ये है ना, ये 6 सिद्धांत है, आप याद रखना। अरे सॉरी, 6 वेदांग, जो कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 है ना। अभी आपको प्रश्न भी आया था, ये हड़प्पा सभ्यता है पूरा का पूरा, ये ना। आर्निक साहित्य क्या है, ये देख सकते हो पूरा डिटेल से, है ना। अभी अब शब्द वाले प्रश्न भी रहे। ये गेरुआ है ना, देखो मर्दबान संस्कृतियाँ थी ना, गेरुआ रंग युक्त मर्दबान संस्कृति, काले लाल मर्दबान, चित्रित सलेटी रंग मर्दबान और उत्तरी काले चमकीले मर्दबान।
ये सब किस किस की विशेषता थी, ये सब मैंने मैप से समझाया हुआ है। अगर मेरा वीडियो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ नहीं देखा हो तो देख लेना, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। और जिसके अंदर कायता संस्कृति मिल जाएगी, मालवा संस्कृति मिल जाएगी, जोरवे संस्कृति मिल जाएगी, और इन सब के प्रकार भी मिल जाएंगे। वंशावलियाँ हैं, अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक हैं। बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही मेरी। थोड़े से प्रश्न और है। वेदों की संख्या कितनी है, तो ये सबको पता है, 4। यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित साहित्य क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। जो ऋग्वेद को सरल भाषा में वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। सिंहल द्वीप के इतिहास को वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, सिंहल द्वीप का, तो ये दीपवंश और महावंश दोनों मिलता है। और जैन साहित्य किस भाषा में है, तो ये प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो अर्थशास्त्र है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हेनस्वांग को कहा जाता है। किस पुराण में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा गया, अग्नि पुराण में। जब भारतवर्ष का नाम एक तो अग्नि पुराण में मिलता है, एक नक्शे रुस्तम अभिलेख है जो ईरान में और धाराप्रताप में, या इसका नाम पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, उसी के काल में बनाया था। वहाँ भारतवर्ष का नाम भी मिलता है और हिंदुस्तान नाम भी मिलता है भारत का। तो पुराने जो प्राचीन अभिलेखों का टॉपिक है मेरा वीडियो, वो देख लेना। मैं यहाँ कुछ लगा दूंगी आपको नीचे लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं, ऋग्वेद है। मोहनजोदड़ो का सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है, तो ये राजा प्रसाद है। याद रखना, राजा प्रसाद है। ये इमारत का पूछ रहे हैं, स्थापत्य कला का पूछ रहे हैं। जबकि जो स्नानागार था ना, ये धार्मिक क्षेत्र से अंदर में आता थी। जो स्नानागार सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो का, और अन्नागार है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा है। तो ये राजा प्रसाद, राजप्रसाद याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में किस विद्वान का सहयोग प्राप्त था, तो ये दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम खोजा गया था, हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था। सिंधु सरस्वती खोजा गया स्थलों में कितने स्थल भारत में है, तो भारत में है ना 917 है। हड़प्पा सभ्यता की पक्की ईंटों से बना डाकयार्ड गोदीबाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से हुआ है। रथ की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता से इस स्थल से प्राप्त हुई है, तो दैमाबाद। ये दैमाबाद है ना, ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी ना, जोरवे संस्कृति वहाँ के आता है। देख लेना अगर मैंने संस्कृतियाँ पढ़ाई हुई अगर आपका टॉपिक हो तो। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु वासियों के किस शब्द का प्रयोग किया है, तो आर्य किया है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु वासियों के लिए आर्य शब्द किया है। और सिंधु सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई, ये तो कहीं पूछने की जरूरत नहीं, परिवार है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकडोनाल्ड है। ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, कई बार जाने की जरूरत नहीं, परीक्षा में आए हुए हैं सभी। उप पुराणों की संख्या 29 है। वैदिक काल में राजा की निष्कुशता अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी, तो देखो वैदिक काल में सभा समिति थी, जो और महाजनपद काल में संथागार थी। मैंने बताया ना, वर्ण व्यवस्था को में वर्गों का मुख्य आधार ये है ना, ये व्यवस्था थी। धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह का, ये सब 16 प्रकार के, सबको पता है। ये तो आंसर इसके दिए। ये सभ्यता है ना, ये पुस्तकें आप याद रखना, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभ्यता का स्टार्ट किसने लिखी थी, वेलन ड्यूक ने लिखी थी। अष्टाध्यायी पाणी ने लिखी थी, जो व्याकरण की प्रथम पुस्तक है पूरे भारत प्राचीन इतिहास में। वाल्मीकि अग्निमित्रम, अग्निमित्रम कौन था, तो ये हम पढ़ेंगे ना, शुंग वंश। शुंग वंश का एक राजा था अग्निमित्र, उसके बारे में लिखी हुई ये कहानी। और ये था कालिदास ने लिखी थी। किसने लिखी थी, ये कालिदास ने। राजधरणी कलर ने लिखी थी। और मुद्रा राक्षस विशाखापत्तनम राजधरणी कलर ने लिखी थी। कल्पसूत्र किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने लिखी थी। और हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने। मिडास ऑफ गोल्ड, गोल्ड है ना वो मशहूर था, यानी कि मसूदी। और तारीख उल हिंद अल बरूर ने लिखी थी। याद रखना, ये परीक्षा में सब आए हुए एग्जाम में। ये भी प्रश्न मिलाने वाला है, इसको भी देख सकते हो। कांसे की नर्तकनी कहाँ मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में मिली थी, हम सबको पता है। रथ की आकृति के प्रमाण कहाँ मिले थे हमें, ये दैमाबाद से मिले थे। घोड़े की मिट्टी की मन मूर्तियाँ रंगपुर और लोथल दोनों जगह से मिली थी। जुते हुए खेत कालीबंगा और मन के बनाने के कारखाने चंदूड़ों में मिले थे। अभी और शब्द हैं, छोटे मोटे वन लाइनर हैं। भारत के पश्चिम में हिंदूकुश, सफ़ेद कोह और तुर्कमान और किरथर पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी कि भारत के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी के नाम बताइए, ये सब है। इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है,
इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य मानव संस्कृति का अध्ययन करना होता है। क्या होता है? मानव संस्कृति का अध्ययन करना होता है। साक्ष्य किसे कहते हैं? इतिहास की जानकारी में इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है उसे साक्ष्य कहते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है? तो ये 2 है, साहित्यिक, पुरातात्विक। और ये देख सकते हो स्रोत है ना, ये है। तो धार्मिक साहित्य कौन से होते हैं? जो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पूरा का पूरी प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा डिटेल से, वो भी सौरभ चौबे और दृष्टि नोट के अनुसार मैंने बनाए हैं। और NCERT का तो एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा ही नहीं है। तो आप वहाँ देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में, जहाँ प्राचीन साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में है। और धर्मेंद्र साहित्य उसके अंदर आते हैं, विशुद्ध ग्रंथ आते हैं जो विशेष साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण आते हैं। और उसके बाद वंशावली इतिहास के स्रोत रूप में, वंशावली हम पता है कौन करते हैं? जो प्राचीन हमारे यहाँ जो आते हैं ना, बाट वगैरह आते हैं, बाट जी वगैरह उसे कहते हैं, और कुछ भाट कहते हैं, वो करते हैं वंशावलियों का लेखन गायन। सबसे प्राचीन वेद तो सबको पता है, वेदों की संख्या ये भी देख हम पता है। आर्य द्वारा गाए जाने वाले छंदों का विवरण तो सामवेद में मिलता है आर्य द्वारा। वेदांग साहित्य कितने हैं? तो वेदांग साहित्य 6 बता दिया। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। और उपपुराणों की संख्या 29 है। और सबसे प्राचीन उपपुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण आया हुआ है। पुराणों के 5 विषय कौन कौन से हैं? ये आ सकता है परीक्षा में। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, मननतंत्र है, वंशानुचरित, ये सभी है। पुराणों के रचयिता किसे माना है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष थे और उसके पुत्र अग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों के रचयिता। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। दीपवंश महावंश की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी पाली भाषा में। उसके बाद हमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र किस किस में? महावस्तु ग्रंथ है, बुद्ध चरित्र है, मंजू श्री मूलकंप है, और सौदरानंद इनके भाई के द्वारा लिखा हुआ था। मैंने पूरा बताया हुआ है वीडियो में। हिस्ट्री ऑफ द वार पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एरिस्टोबुलस थे। कौन थे? एरिस्टोबुलस थे। प्राचीन काल में भारत आने वाले चीनी यात्रियों के नाम तो फयान, सुंगियन, हैनसांग थे। अब मैं नहीं बता सकती, तो आप खुद देख सकते हो, क्योंकि मेरी अब आवाज़ बंद होने वाली है। और नौका निर्माण का उल्लेख मैंने बताया अभी, कल्पतरु राजा भोज की पुस्तक थी जिसमें नौकाओं के प्रकारों का उल्लेख है। और ये सब है। पाषाण काल किसे कहते हैं? ये ना मैं इसलिए बता रही हूँ कि RS मेन का अगर दे रहे हो ना आप, या UPSC मेन का दे रहे हो ना, तो वहाँ आपकी आंसर राइटिंग अच्छी सुधारने में मिलेगी। पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की स्थापना किसके निर्देशन में हुई थी? तो 1861 में कनिगम के निर्देशन में हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और NCERT में या फिर हम करेंगे मौर्योत्तर काल का, तो हमारा चल ही रहा है। लोक प्रशासन में भी मैं आधे अधूरे ला के छोड़ दिए है। वहाँ चल रहे हमारे प्रशासन के सिद्धांत या संगठन के सिद्धांत, क्योंकि मुझे पता है 2nd ग्रेड का एग्जाम है ना, वो दिसंबर में होने वाला है। अभी है ना UGC एग्जाम, UGC नेट का है या 1st ग्रेड का है? UGC नेट का तो एग्जाम जून में हो जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसने भरा हुआ है ना, तो उसका भी एग्जाम है। इसलिए मैं आपको हिस्ट्री के सारे दे रही हूँ, जो UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से पर्सन तो जरूर आएगा। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर मैंने बताया मैकडोनाल्ड थे, तो आप इसको पढ़ें। और वहाँ हमारी जो प्राचीन इतिहास की प्ले लिस्ट बनी है वो भी देखें। इतिहास दर्शन लेखन की थोड़े से वीडियो वहाँ भी पढ़ें, वो भी देख लें। और प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत भी देख लें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है मेहर टीचिंग के नाम से, वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।